आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में जो सन 2024 में आया हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए में आए हुए प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण व अनुदेशन में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर, शिक्षण व्यापक होता है जबकि अनुदेशन संकुचित होता है क्योंकि अनुदेशन शिक्षण का ही एक भाग है। दूसरा अंतर, शिक्षण कृत्रिम एवं स्वाभाविक दोनों होता है जबकि अनुदेशन केवल कृत्रिम होता है। दूसरा प्रश्न, क्रिया प्रसूत व्यवहार को परिभाषित कीजिए। देखिए, क्रिया प्रसूत व्यवहार शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले बीएफ स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में दिया था। क्रिया प्रसूत व्यवहार स्वैच्छिक है। यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया या प्रतिक्रिया है जिसे कोई व्यक्ति वांछित परिणाम प्राप्त करने या अवांछित परिणाम से बचने के लिए करता है। अगला प्रश्न, मानसिक उद्वेलन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, मानसिक उद्वेलन शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग एलेक्स ऑसबर्न ने किया था। यह एक शिक्षण युक्ति है जिसके जरिए बच्चों को रचनात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और समस्या समाधान करने के लिए नए विचारों को जन्म दिया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन को मानस मंथन या मस्तिष्क झंझावात या मस्तिष्क विप्लव कहते हैं। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछते हैं जिसको सुनते ही बच्चों के मन में उस प्रश्न के का उत्तर देने के कई विचार उनके मन में आए। अगला प्रश्न, आंतप्रज्ञ चिंतन को परिभाषित कीजिए। जब हम अपनी समस्या या जब हम अपनी भावना के आधार पर किसी समस्या के बारे में सोचते हैं उसे आंतप्रज्ञ चिंतन कहते हैं। आंतप्रज्ञ चिंतन में तथ्यों के बजाय हम भावना को प्रमुख मानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसके बारे में हम अपनी भावना के आधार पे ही उसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों को सोचते हैं। या किसी लॉटरी में कोई नंबर चुनना हो तो हम अपनी भावना के आधार पर ही उस नंबर का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न, स्वलीय चिंतन क्या है? व्हाट इज ऑर्टिस्टिक थिंकिंग? तो देखिए, चिंतन का एक प्रकार है ये। चिंतन के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वलीय चिंतन, दूसरा होता है यथार्थवादी चिंतन। तो स्वलीय चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। यानी स्वलीय चिंतन में हम अपने कल्पना के आधार पर किसी चीज का चिंतन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि यदि कोई विद्यार्थी यह कल्पना करता है कि वह बड़ा होकर या पढ़ाई पूरी करने के बाद अधिकारी बनेगा, एक गाड़ी खरीदेगा, एक बंगला खरीदेगा, तो यह चिंतन उसका स्वलीय चिंतन होता है। स्वलीय चिंतन की सबसे खास विशेषता ये होती है कि इसमें हम किसी समस्या का समाधान इससे हम नहीं कर पाते। अगला प्रश्न, प्रतिपादित नैतिक विकास के स्तरों को लिखिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 स्तर बताए और इन 3 स्तरों की 2-2 अवस्थाएं यानी कुल 6 अवस्थाएं बताई। तो कोहलबर्ग ने 3 स्तर और कुल 6 अवस्थाएं बताई, जिनमें पहला स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे हम पूर्व परंपरागत स्तर कह सकते हैं हिंदी में। दूसरा कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी उत्तर परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न, अभिवृत्ति व रुचि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अभिवृत्ति का यदि हम अर्थ देखें तो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति आपके सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ भाव को दर्शाती है, जबकि रुचि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति विशेष लगाव को दिखाती है। इन दोनों में अंतर देख लें तो रुचि जो होती है वो हमारी इच्छा पर आधारित होती है, जबकि अभिवृत्ति हमारे विश्वास पर आधारित होती है। अभिवृत्ति जो होती है वो व्यापक होती है, जबकि रुचि में
व्यापकता की कमी पाई जाती है, क्योंकि रुचि एक समय के साथ बदल भी सकती है। अगला प्रश्न, अधिगम वक्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, लर्निंग कर्व की कंडीशन उस समय बनती है जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं अपने जीवन में, तो सीखने की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। सीखना कभी धीरे होता है, कभी तेज होता है। शुरू में तो तेज होता है, बाद में वो धीरे 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 हो जाता है। तो यदि इस गति को हम एक वक्र रेखा पर प्रदर्शित करें, तो इसे ही हम अधिगम वक्र के नाम से जानेंगे। अर्थात सीखने में उन्नति या अवनति को वक्र रेखा पर दर्शाना ही अधिगम वक्र कहलाता है। अगला प्रश्न, अधिगम में शेपिंग का अर्थ। तो देखिए, अधिगम में शेपिंग शब्दावली का प्रयोग भी स्किनर महोदय द्वारा अपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत में किया गया था। शेपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि यदि कोई बच्चा है जिसे हमें सुबह 5 बजे उठाना है, लेकिन उसकी आदत है 8 बजे उठने की, तो हम उसे एक ही दिन में 5 बजे उठने की आदत नहीं लगा सकते। यह परिवर्तन उसमें धीरे धीरे डालना होगा। जैसे यदि वो 8 बजे उठता है, तो हम उसे 7:30 बजे उठाते हैं, और 7:30 बजे उठाने पर उसे हम कोई पुनर्बलन देते हैं। पुनर्बलन के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि उसे हम उसकी कोई मन पसंदीदा चीज़ दे सकते हैं या खेलने का मौका दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो फिर धीरे धीरे वो 7:30 से 6:30, 6:30 से 5:30 और 5 बजे उठने की आदत डालेगा। अगला प्रश्न, परावर्तित चिंतन क्या है? तो देखिए, यह सोच या चिंतन पिछले अनुभव में वापस जाने और एक स्थिति में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उसे याद करने के बारे में बताता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी। इसमें पहला प्रश्न है, अधिगम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो अधिगम, जिसे साधारण शब्द में हम सीखना कहते हैं, तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। यानी अभ्यास, अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन का होना अधिगम कहलाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, जिनमें विद्यार्थी से संबंधित होते हैं, शिक्षक से संबंधित होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, और वातावरण से संबंधित कारक भी प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न, गैने की अधिगम सोपान का वर्णन कीजिए। तो देखिए, रॉबर्ट गैने ने, जो एक अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1965 में अपनी किताब लिखी थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसी किताब में उन्होंने सीखने के कार्यों को सरलता से जटिलता की तरफ पदानुक्रम भागों में डिवाइड किया है, और इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। यदि हम इन अधिगम के 8 प्रकार के बारे में देखें, तो इसे यशस्वी VDCRP के आधार पर हम याद कर सकते हैं। यशस्वी में यश का मतलब होता है सिग्नल लर्निंग, यानी संकेत अधिगम। दूसरी यश का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। सी का मतलब होता है चेन लर्निंग, यानी श्रृंखला अधिगम। वी का मतलब होता है वर्बल लर्निंग, यानी शाब्दिक अधिगम। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी विभेदीकरण अधिगम। सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी प्रत्यय अधिगम। आर का मतलब होता है रूल लर्निंग, यानी नियम अधिगम। और पी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी समस्या समाधान अधिगम। अगला प्रश्न, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये परिभाषा जो है वैलेंटाइन महोदय ने दी है। वैलेंटाइन ने कहा था कि इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, यानी शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि शैशवावस्था में बालक की सीखने गति
बहुत अच्छी होती है और माना जाता है कि बच्चा इस उम्र में बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है, इसलिए उन्हें शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है और बच्चे का मानसिक विकास भी इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिन्होंने नैतिकता को जानने के लिए कि बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है उससे संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई और हिंज के कहानी का उपयोग करके उन्होंने बच्चों से प्रश्न किए और इस आधार पर तय किया कि बच्चे जिस उम्र में होते हैं, जिस लेवल में होते हैं, उसी प्रकार की नैतिकता की बातें वो करते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा को स्पष्ट करिए। देखिए, टीचिंग मॉडल का मतलब होता है कि जो भी शिक्षण सिद्धांत होते हैं हमारे, यानी शिक्षण सिद्धांतों पर बनाई जाने वाली जो भी योजनाएं होती हैं उन्हें हम टीचिंग मॉडल या शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। और शिक्षण प्रतिमान के 5 तत्व होते हैं, जिनमें उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सिद्धांत इत्यादि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, भाषा विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भाषा विकास की अवस्थाओं में यदि हम देखें तो पहला अवस्था जो होता है वो है क्राइंग, यानी रोना। बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपनी बातों को अपने गार्जियन तक पहुंचाता है। जैसे बच्चे को भूख लगी तो वो रोना शुरू कर दिया, तो अभिभावक ये जान गए कि बच्चे को भूख लगी है। तो पहली अवस्था क्राइंग हो गई, यानी रोना। दूसरी अवस्था होती है बैबलिंग, बलबलाना। बलबलाना जो होता है वो बच्चे में 6वें महीने शुरू होता है, जिसमें बालक स्वर के साथ व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करता है। तीसरी अवस्था हो गई हाव भाव, जिसको हम गेस्चर कहते हैं, जिसमें बालक अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अपने हाव भाव को प्रकट करता है। चौथी अवस्था हो गई सांवेगिक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन, जिसमें बालक प्रेम के द्वारा, क्रोध के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, सृजनात्मकता एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या का समाधान नए ढंग से, नए विचारों से करते हैं। और सृजनात्मक बालकों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो सृजनात्मक बालक के कई लक्षण होते हैं, जिनमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि इन बालकों के विचारों में मौलिकता पाई जाती है, इनकी आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी होती है, इनमें उत्सुकता पाया जाता है, ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं और पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा पर्सोना से बना है और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। यानी व्यक्तित्व को शुरू में सिर्फ उसके बाह्य रूप के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में ये माना गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों गुणों का योग है और व्यक्तित्व में आंतरिक गुणों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और व्यक्तित्व के संदर्भ में आलपोर्ट की एक प्रमुख परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। अगला प्रश्न, सांवेगिक बुद्धि क्या है? व्यक्तित्व के विकास में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आईक्यू की तरह एक ईक्यू भी होता है, यानी इमोशनल क्वेश्चन। तो सामूहिक बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसमें व्यक्ति स्वयं के और दूसरों के संवेगों को पहचानने की क्षमता रखता है और सामूहिक बुद्धि का पहली बार प्रयोग डेनियल गोलमैन ने किया था। अगला प्रश्न, स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति विकास के उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, स्मृति यानी मेमोरी का मतलब होता है कि जो भूतकाल की बातें हैं उसे वर्तमान में याद रखना स्मृति कहलाता है। यानी
किसी तथ्य को अचेतन मन से चेतन मन में लाकर उसे याद करना स्मृति कहलाता है। और स्टाउट ने एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी थी स्मृति की, कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी, यानी जिसमें आपको किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, कोहलर के अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, कल्पना को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, किसी दो पर टिप्पणी लिखिए। शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग, 3 स्तर होते हैं। उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें आप संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के बारे में लिखेंगे। वृद्धि एवं विकास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास अलग अलग प्रक्रिया है। और व्यक्तिगत भिन्नता, यानी हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, तो इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो ये था 2024 में आया हुआ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र।